बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल 3.6 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं न्यूमेरिकल 3.6। न्यूमेरिकल 3.6 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी है। मैं इस स्टेटमेंट को बजाय वैसे समझाने कि मैं आपको इसको एक इमेजिनेशन में समझाता हूं, तो जरा तवज्जो कीजिएगा। ये देखिए जी, वो कह रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर कि एक एल्युमिनियम का कैन है सपोज करें, और एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है, और वो कोई बच्चा इन दोनों चीजों को धागे से जोड़ देता है। लो जी, वो भी जोड़ दी। अब वो क्या करता है, वो जो एल्युमिनियम का कैन है उस कैन के अंदर एक पटाखा डालता है, फायर क्रैकर बोलते हैं इसे। अब वो पटाखा उसने चलाकर फेंक दिया अंदर, और अब उसने दोनों चीजें उठाई और उनको ऊपर फेंक दिया। जब ये ऊपर अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, जहां पर इन पूरे सिस्टम की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहां पर पटाखा फटेगा। अब जब पटाखा फटेगा तो हमारे पास कैन जो है वो एक डायरेक्शन में शूट आउट करेगा, जबकि ब्लॉक मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, जिसकी वजह से दोनों को एक स्पीड मिलेगी। वुडन ब्लॉक की स्पीड वो बता रहा है कि 3 मीटर्स पर सेकेंड होगी, तो वो पूछ रहा है कि जो कैन होगा उसकी स्पीड क्या होगी। तो बेसिकली ये इस पूरे क्वेश्चन का जो सिनेरियो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइए जरा इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले कैन का मास दिया उसने, इसको मैं m1 कह देता हूं। m1 स्टैंड्स फॉर मास ऑफ कैन, और वो कितना है 40 ग्राम्स। आपको पता है ग्राम्स सही यूनिट नहीं है, किलोग्राम में लाना पड़ेगा। उसके लिए 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूं या 10 की पावर -3 ऐसे लिख दूं, इसका मतलब 1000 से डिवाइड करना ही है। उसके बाद देखिए जी, ही प्लग्स द एंड, ये अब हमारे पास वुडन ब्लॉक का मास है। वुडन ब्लॉक का मास m2 कह देता हूं मैं, और वुडन ब्लॉक का मास कितना है 200 ग्राम्स। आपको मालूम है अगेन, ये भी किलोग्राम्स में लाने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 10 रेज़ टू द पावर -3 लिख देता हूं। फिर हमारे पास वो कहता है कि जो ब्लॉक है इट शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ दिस। तो ब्लॉक जो है, क्योंकि उसको मैंने मास m2 बोला है, तो उसकी वेलोसिटी को मैं v2 बोलूंगा, और उसकी वेलोसिटी या स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये सही यूनिट है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। सो वो पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग। तो कैन की स्पीड क्या होगी, क्योंकि कैन को मैंने m1 मास का है, तो उसकी स्पीड जो है वो v1 बोलेंगे हम। तो बेसिकली ये हमें फाइंड आउट करना। अब जरा देखें, आपने देखा कि ब्लॉक और कैन की स्पीड बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस वजह से ऑपोजिट है ताकि मोमेंटम को कंजर्व रखा जा सकेगा। आपने देखा किस वक्त पर पटाखा जो है वो फायर क्रैकर जो है वो एक्सप्लोड हुआ, जब दोनों चीजें मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुकी थी। और जब जो चीजें मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएं तो उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, स्पीड कितनी हो जाती है, 0। इसका मतलब एक्सप्लोड होने से पहले पहले वुडन ब्लॉक की स्पीड भी 0 है और कैन की स्पीड भी 0 है, और दोनों चीजों की स्पीड 0 होने का मतलब है कि टोटल मोमेंटम ही 0 है पूरे सिस्टम का। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, पटाखे के फायर क्रैकर के फटने से पहले, टोटल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो जितना पहले मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है। लेकिन पहले मोमेंटम है कितना, हमें मालूम है टकराने से पहले, फटने से पहले तो दोनों चीजों की वेलोसिटी 0 थी, तो दोनों का मोमेंटम तो 0 है। लेकिन बाद में कैन m1 मास का कैन v1 वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसका मोमेंटम तो हो जाएगा m1 v1, और m2 मास का जो ब्लॉक है वो v2 वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। और क्योंकि मुझे मालूम है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, तो अगर मैं एक की वेलोसिटी पॉजिटिव लूंगा तो दूसरे की नेगेटिव होगी, उसका मोमेंटम भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा।
तो फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम ये है, और ये इसके बराबर होगा। यहां से मैं इसको रीअरेंज करता हूं और इस चीज को दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और हमें फाइंड आउट करना है कैन की वेलोसिटी यानी v1, वो किसके बराबर आएगा, m2v2 ओवर m1। लेट्स पुट द वैल्यूज। m2 है mass of block, और mass of block है 200 into 10 raised to the power minus 3 kgs। v2 velocity of the block है, वो 3 meters per second है, और m1 mass of can है, और वो है 40 into 10 raised to the power minus 3 kg। Let us simplify this expression। तो ये कैंसल हो जाएगा, एक जीरो इससे गया, हमें मालूम है 4 5s are 20 and 5 3s are 15, so the answer we get is 15 meters per second। तो ये है स्पीड ऑफ कैन। बट याद रखिएगा, स्पीड ऑफ कैन मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो उसकी वेलोसिटी है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी के लिहाज से। आइए जरा स्टार्ट करते हैं 3.7 न्यूमेरिकल। 3.7 न्यूमेरिकल में वो बोल रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, और एक हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली एट रेस्ट। अब टकराने पर कहता है कि उनका कोलिजन होगा, अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलास्टिक है उनका जो टकराना है वो परफेक्टली इलास्टिक है, और स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले डाटा हम इकट्ठा करते हैं जी। इलेक्ट्रॉन का मास है, मैं इसके मास को 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg कह देता हूं। ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर्स पर सेकेंड, और इसका कोलिजन होगा हाइड्रोजन एटम के साथ। उसका मास मैं m2 कह देता हूं, मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg। और फिर वो हाइड्रोजन एटम इनिशियली रेस्ट पर है, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अब वो पूछता क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी 0 है, लेकिन अब हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि v2 डैश कितना होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख दूं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें v2 डैश फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइड्रोजन की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि उसने मेंशन किया है कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और स्ट्रेट लाइन है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन स्ट्रेट लाइन कोलिजन के लिए हम लोगों ने ये इक्वेशंस पढ़ी थी v1 डैश फाइंड आउट करने के लिए और v2 डैश फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं अभी आप लोगों के सामने जरा v2 डैश फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन लिखता हूं। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से कि v2 डैश आपने ऐसे ब्रैकेट डाल लिए, इधर v1 फिर प्लस डालना है, फिर आपने यहां पर v2 लिख देंगे, इसके नीचे आपने m1 प्लस m2 लिख देना, और इसके नीचे भी m1 प्लस m2 लिख देना। इसके बाद इसके ऊपर 2 m1 और यहां m2 माइनस m1। ये थी इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं वो फाइंड आउट करने का तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। एक बात तो याद रखिए, हाइड्रोजन की टकराने से पहले तो वेलोसिटी है ही 0, तो जब ये वेलोसिटी 0 होगी, वो तो रेस्ट पर था, तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी, तो इसकी तो परेशानी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब हमने इधर तो जरा देखते हैं, v2 डैश इज इक्वल टू 2 m1 इलेक्ट्रॉन का मास है, वो डाटा में मैंने लिखा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 इंटू ये वेलोसिटी v1, और v1 जो है वो हमारे पास
2 इंटू 10⁻⁷ दिया हुआ है। डिवाइड किससे करना है? m1 प्लस m2। m1 कितना है? m1 9.1 इंटू 10⁻⁻31 प्लस m2 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और यहां सारी जो चीज है वो तो जीरो हो रही है, तो उसको तो मैं एज इट इज जीरो लिखूंगा क्योंकि v2 जीरो है। अब आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, इसका नीचे का जो आंसर है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आंसर बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो इस वजह से जब हम 1.67 में ऐड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10⁻31 बहुत थोड़ा है। जबकि ऊपर वाली चीज जो है उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 36.4 इंटू 10⁻⁻23। अब आप करेंगे इसको सॉल्व, और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आपका आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आकर टकराएगा तो हाइड्रोजन किस वेलोसिटी से जाएगा? हाइड्रोजन इस वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 3.7 न्यूमेरिकल। आइए जरा आप मजीद आगे देखते हैं 3.8 न्यूमेरिकल को। तो आइए स्टूडेंट जरा देखते हैं न्यूमेरिकल 3.8 की स्टेटमेंट को। A truck weighing 2500 kg and moving with a velocity of 21 meter per second collides with a stationary car of 1000 kg। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा देख लीजिए, 2500 kg है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, और जो कार है वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है, और उसका मास इतना है। The truck and car moves together after the impact, calculate their common velocity। आइए जरा इसको इमेजिन करते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक कार है और इस कार का जो वेट है, मास है, वो 1000 kg है, और ये कार रेस्ट पर है। और फिर हमारे पास एक ट्रक है, और वो ट्रक जो है वो 2500 kg का है, और वो एक वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। जब ये ट्रक इससे हिट करेगा तो आपने रियल लाइफ में जो कोलिजन्स देखे हैं, आप समझ जाएंगे कि ये ट्रक इसको घसीटते हुए ले जाएगा। यानी कि आफ्टर कोलिजन ये ट्रक और कार दोनों ही एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी, और वही वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो कोलिजन है, आप देख रहे हैं कि ट्रक इसमें टकराने के बाद बाउंस बैक, यानी कि पीछे को नहीं पलटा। इसका मतलब ये एक इलास्टिक कोलिजन नहीं है, बल्कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो जरा देखते हैं जी गिवन डाटा। मास ऑफ ट्रक है जिसको मैं m1 कह देता हूं, 2500 kg। बट आपने पूरा लिखना होता है, ये m1 से पहले भी आप लिखेंगे मास ऑफ ट्रक। ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी को भी v1 कह देता हूं, जो कि 21 मीटर पर सेकेंड है। कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार वेइंग 1000 kg, तो कार जो है उसका मास है 1000 kg, और उसने वर्ड यूज किया स्टेशनरी कार। स्टेशनरी का मतलब है वो रुका हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही। अब वो क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, वो जो मैंने अभी बताया। तो टकराने के बाद उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है, क्योंकि वो उसको घसीटते हुए ले जाएगा, ड्रैग करते हुए, उसे मैं v ही कह देता हूं। हमें v फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर सारा जो सिस्टम है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही है। तो आइए जरा देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब बिफोर कोलिजन क्या है? ट्रक का मोमेंटम था, उसकी वेलोसिटी v1 है, मास m1 है, तो ट्रक का मोमेंटम है m1 v1, और कार की जो हमारे पास मास है वो m2 है और वेलोसिटी v2 है, तो m2 v2। ये हो गया मोमेंटम टकराने से पहले। टकराने के बाद एक मास तो m1 है ट्रक का, लेकिन वो मूव करेगा वेलोसिटी v से, जबकि जो कार है उसका मास m2 है और मूव वो भी इसी वेलोसिटी से करेगी। जैसे कि हमने बताया कि वेलोसिटी तो कॉमन हो जाएगी क्योंकि वो ड्रैग करते हुए ले जाएगा उसको। तो फिर क्यों ना मैं v यहां से कॉमन ले लूं? तो मैं v कॉमन लेकर इसी चीज को यूं लिख देता हूं,
ठीक है, तो ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब जरा देखिए हमारे पास वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 2500 और v1 कितना है जी 21, ये हो गया जी। अच्छा m2 कितना है 1000 बट v2 कितना है 0, तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीज तो 0 हो जाएगी। तो m1 कितना है जी 2500 प्लस m2 कितना है 1000 और v तो हमें फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा 52,500 और ये चीज आ जाएगी 2500 प्लस 1000 3500 और ये v एज इट इज। अब v फाइंड आउट करना है, 3500 उधर जाकर डिवाइड होगा, 52,500 से 3500 डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जब वो ट्रक और कार, जब ट्रक उसको घसीटते हुए ड्रैग करते हुए ले जाएगा तो वो इस वेलोसिटी से उसको ड्रैग करेगा। चलिए आप देखते हैं 3.9। हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं जिनके मैसेज जो हैं वो 2 kg एंड 5 kg हैं, 0.5 kg, 0.5 को हम हाफ भी कहते हैं। और सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि उन्होंने स्प्रिंग को कंप्रेस करके दोनों मासेस एंड्स पर लगाए हुए और इतनी एनर्जी स्टोर है स्प्रिंग में, और वो बोलता है कि व्हेन ब्लॉक्स आर रिलीज्ड तो व्हाट वुड बी देयर वेलोसिटी। तो अब जरा देखते हैं इस सारे सिनेरियो को एक दफा इमेजिन करते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैं एक ब्लॉक m1 2 kg का और दूसरा ब्लॉक m2 हाफ kg का या 0.5 kg का अटैच करके स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता हूं दोनों तरफ से जोर लगाकर। इस सूरत में आपको पता है स्प्रिंग के पास कुछ एनर्जी स्टोर होगी, मगर अभी मैंने अलाउ नहीं किया कि दोनों ब्लॉक्स मूव करें। इसका मतलब ब्लॉक्स की वेलोसिटी जो है अभी 0 है दोनों की, और जब वेलोसिटी या स्पीड 0 हो तो आपको मालूम है कि मोमेंटम भी 0 होता है। तो इस वक्त कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इनको रिलीज करूंगा, अगर एक ब्लॉक m1 v1 वेलोसिटी से मूव करेगा तो दूसरे ब्लॉक को ऑपोजिट डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी कहता है कि अगर आप बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड मोमेंटम जनरेट होगा ही होगा। तो यहां पर हमारे पास ये सिनेरियो कुछ इस तरह से है जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। वो कहता है कि जब स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो ये जो वेलोसिटीज v1 और v2 से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, शूट आउट करेंगे, ये वेलोसिटीज क्या है। तो आइए जरा डाटा लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन डाटा, एक ब्लॉक का मास दिया हुआ है 2 kg, दूसरे ब्लॉक का मास दिया हुआ है 0.5 kg और पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग ने स्टोर की हुई है जब उनको हमने कंप्रेस किया हुआ था तो वो 10 जूल। ये बात वो कहे या ना कहे आपको पता होनी चाहिए कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि दोनों को जब स्टार्टिंग में हमने कंप्रेस किया हुआ था हम उनको अलाउ ही नहीं कर रहे थे मूव करना, तो उनकी स्पीड तो 0 होगी। जैसे ही हम उनको मूव करना अलाउ करेंगे तो एक मूव करेगा v1 डैश वेलोसिटी से और दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट मूव करेगा v2 डैश वेलोसिटी से, और हमें यही दोनों वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है। जरा कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब बच्चों पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम तो था ही नहीं, इनिशियल मोमेंटम तो 0 हुआ क्योंकि दोनों ब्लॉक्स रुके हुए थे, लेकिन बाद में जब मैंने एक स्प्रिंग को रिलीज किया तब तो दोनों मूव किया। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम है। तो m1 v1 डैश से मूव करेगा तो उसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 डैश, m2 v2 डैश से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2 डैश। यहां से हम कह सकते हैं कि वैल्यूज अगर हम पुट करें तो m1 की वैल्यू है 2, v1 हमें नहीं मालूम, m2 की वैल्यू है 0.5
और V2 डैश भी हमें नहीं मालूम। अब जरा देखिए जी, हम V2 डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें इसको इधर ही रखना पड़ेगा। 2V1 डैश उधर जाकर माइनस हो जाएगा 2V1 डैश, और फिर V2 डैश फाइंड आउट करने के लिए ये 0.5 भी उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो ये कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा -4V1 डैश। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। और अगर मेरे पास V1 डैश होता तो मैं इस V1 डैश को पुट करूं तो मेरे पास सीधा V2 डैश आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो नहीं है। आई नीड एन अदर इक्वेशन फ्रॉम वेयर आई कैन कैलकुलेट V1 डैश सो दैट आई कैन पुट V1 डैश हियर टू गेट V2 डैश। तो अब मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जहां से मैं V1 डैश निकाल सकूं। फॉर दैट पर्पस मुझे एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है जब, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ब्लॉक्स मूव करेंगे, यानी कि ब्लॉक्स के पास तो होगी किनेटिक एनर्जी। वो किनेटिक एनर्जी कहां से आई? यस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही पोटेंशियल एनर्जी उनकी किनेटिक एनर्जी बनी। तो मैं कहूंगा कि लॉस होगा जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में, उतना ही काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक्स की बढ़ जाएगी, तो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी तो 10 जूल थी, तो 10 जूल लॉस होगा। अब इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो एक ब्लॉक लेकर मूव करेगा और कुछ एनर्जी दूसरा ब्लॉक लेकर मूव करेगा। तो एक ब्लॉक के पास जो एनर्जी है वो हाफ mv² है, लेकिन उसका मास और उसकी वेलोसिटी आएगी और साथ डैश आएगा। और दूसरा ब्लॉक जो है उसकी भी वेलोसिटी एनर्जी जो है किनेटिक एनर्जी हाफ mv², लेकिन उसका मास और उसकी वेलोसिटी के सिंबल्स आ जाएंगे। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, जरा देखिएगा। हाफ m1 कितना है जी? m1 हमारे पास 2 है, और v1² वही तो नहीं मालूम हमें, प्लस हाफ m2 कितना है? m2 है 0.5 और साथ v2 डैश स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, ये 0.25 हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा? v2 डैश स्क्वायर। अब हमें मालूम है, हमने पहले ही v2 डैश निकाला हुआ है, और v2 डैश कितना है? -4v1। तो मैं ये वैल्यू इधर पुट कर देता हूं, तो जरा देखिएगा। ये आगे जी v2 डैश का स्क्वायर, तो v2 डैश तो मुझे मालूम है, v2 डैश तो -4v1 है डैश, लेकिन साथ स्क्वायर आ रहा है तो वो मैं एज इट इज डाल दूंगा। लो भाई जरा देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। v1 डैश स्क्वायर प्लस 0.25 बाहर है, अंदर रह जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, और 4 का स्क्वायर 16 और v1 डैश ये मेरे पास आ जाएगा। जब 16 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4v1 डैश स्क्वायर। नाउ दिस इज v1 डैश स्क्वायर 4 टाइम्स, और ये v1 डैश स्क्वायर है, तो ऐड करूंगा तो 5v1 डैश स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से v1 डैश स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 5 उधर जाकर 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5 which is 2। लेकिन ये तो v1 डैश का स्क्वायर है ना, तो v1 कैसे निकालेंगे बेटा? अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, और 2 का अंडर रूट कितना होता है? 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मास 1। तो एक की वेलोसिटी तो आ गई हमारे पास, लेकिन हमें तो दोनों की वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इस वेलोसिटी को वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास v2 डैश आ जाएगा। ठीक है जी, तो जरा देखिएगा, मैं कहता हूं बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। इक्वेशन 1 ये है, इसको मैं लिख देता हूं एक दफा। तो v2 डैश इज इक्वल टू -4v1 डैश, -4 एज इट इज, और v1 डैश कितना था वो अभी निकाला 1.4, और ये मेरे पास v2 डैश आ जाएगी ऑलमोस्ट 5.6 मीटर्स पर सेकेंड, और ये दोनों की
वेलोसिटीज आ गई। एक और बात नोट करें भला, जिसका मास कम था m2 उसकी वेलोसिटी v2 डैश ज्यादा आ रही है, और जिसका मास ज्यादा था उसकी वेलोसिटी कम थी, क्योंकि मास याद है हमने पढ़ा था मास इनर्शिया है, और इनर्शिया जो है ज्यादा हो तो चीज ज्यादा रेजिस्ट करती है, तो इसने मूव करने में ज्यादा रेजिस्ट किया, इसलिए इसकी वेलोसिटी में उतना इंक्रीज नहीं आ सका। तो ये था न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है जी।